Good morning, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 134 टू सेक्शन 167। आज आपको बताएंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 से लेकर के धारा 167 के बीच में प्रीलिम्स का सवाल कहां कहां से पूछा जा सकता है। और यह टॉपिक HJS प्रीलिम्स, PCSJ प्रीलिम्स, APO प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब सबसे पहले देखें धारा 134। धारा 134 को प्रीलिम्स में खूब पूछा जाता है। इस पर प्रश्न बनता है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कितनी संख्या अपेक्षित है। तो धारा 134 से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्षी की संख्या पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि साक्षी की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। यही कारण है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अब अगला सेक्शन 134(5) कोई विशेष इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धारा 135 को भी जानते रहना है। धारा 135 में ये बताया गया है कि साक्ष्यों के पेशकरण और साक्ष्यों की परीक्षा का क्रम क्या होगा। तो साक्ष्यों के पेश करने के संबंध में और साक्षी की परीक्षा के संबंध में क्या तरीका है। तो धारा 135 यह स्पष्ट कर देती है कि साक्ष्यों के पेशकरण और साक्ष्यों के परीक्षा का क्रम सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से होगा। लेकिन जहां किसी विधि का अभाव है वहां पर न्यायालय के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है। न्यायालय यह डिसाइड करेगा कि साक्ष्यों के पेश करने का क्या ढंग होगा और उसकी परीक्षा का क्या क्रम होगा। अब इसके बाद देखें जो सेक्शन 136 है, यह सेक्शन PT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 136 को समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना आवश्यक है। प्रीलिम्स में सवाल कई बार पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहला आधारभूत सिद्धांत है कि मामले को विवादक एवं सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट के सामने सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा, हियरसे एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड, कि जो अनशुद्ध साक्ष्य होता है उसका अपवर्जन किया जाना चाहिए। तो जो पहला आधारभूत सिद्धांत है कि मामले को फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट तक ही इसको सीमित होना चाहिए, यह जो मूलभूत सिद्धांत है यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यह धारा 5 में समाहित है।
इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 5 प्रावधान करती है कि हर सूट या प्रोसीडिंग में फैक्ट इन इशू के बारे में या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में केवल साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा, इससे अन्यथा साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो धारा 5 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधारशिला भी कहा जाता है। धारा 5 स्पष्ट कर देती है कि कोर्ट में जो भी एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाएगा वह रेलेवेंट फैक्ट के बारे में होगा या फिर फैक्ट इन इशू के बारे में होगा। इससे अन्यथा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय उस साक्ष्य को ग्रहण नहीं करेगा। अब जो सेक्शन 5 में मूलभूत सिद्धांत को बताया गया है, वास्तव में उसी को लागू करने के लिए धारा 136 के पैरा 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को न्यायालय को गाइडलाइंस दिया गया है कि कोई भी पक्षकार है न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रस्तावना करता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट न्यायालय को उस पक्षकार से पूछना चाहिए कि जो आप साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं इससे जो तथ्य साबित होगा वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 के बीच में कहाँ पर सुसंगत होगा। यदि पक्षकार यह बता देता है कि धारा 6 से 55 के बीच में फला धारा के अंतर्गत सुसंगत होगा, तब तो न्यायालय ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अदरवाइज न्यायालय उस साक्ष्य को ग्रहण नहीं करेगा। तो साक्ष्य की ग्राह्यता का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? धारा 136 का पैरा 1 स्पष्ट कर देता है कि ये कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो धारा 136 का पैरा 1 भी यह इम्पॉर्टेंट है। अब देखें धारा 136 के बाद जो धारा 137 है, इस धारा 137 में 3 टर्म इसमें डिफाइन किया गया है। सबसे पहला बताया गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, अर्थात मुख्य परीक्षा क्या होती है। दूसरा बताया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन अर्थात प्रति परीक्षा क्या होती है। और तीसरा इसमें बताया गया है कि री एग्जामिनेशन अर्थात पुनः परीक्षा क्या होती है। तो धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनः परीक्षा को परिभाषित किया गया है। तो इसको भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि मुख्य परीक्षा क्या है, प्रति परीक्षा क्या है, पुनः परीक्षा क्या है और इनका ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले देखें मुख्य परीक्षा किसे कहा जाएगा। तो मुख्य परीक्षा का मतलब होता है कि जो पक्षकार साक्षी को कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए बुलाता है, वही पक्षकार जब अपने ही साक्षी की परीक्षा करता है तो उसी को मुख्य परीक्षा कहा जाता है। तो जो पक्षकार साक्षी को बुलाता है वही पक्षकार जब अपने ही साक्षी की परीक्षा करता है तब उसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है। अब सवाल ये है कि मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो मुख्य परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह ये है कि साक्षी तथ्य के बारे में जितनी भी जानकारी रखता है वह साक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष उस सारे तथ्य के बारे में वर्णन करे। अर्थात जो पक्षकार साक्षी को बुलाता है वही पक्षकार न्यायालय के समक्ष साक्षी से घटना के बारे में उससे प्रश्न करता है और वह उन सारे प्रश्नों का उत्तर देता है।
मुख्य परीक्षा से एक फायदा ये भी होता है कि यदि डरपोक किस्म का कोई साक्षी है, दुर्बल किस्म का कोई साक्षी है, तो मुख्य परीक्षा उसको आत्मविश्वास और निर्भीक उसको बनाए रखने का इसके द्वारा प्रयत्न किया जाता है। तो ये मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको आपने देखा। अब जब मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अब जो विरोधी पक्षकार का वकील होता है, जब ऐसे साक्षी की जिसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता के द्वारा जब उसकी परीक्षा की जाती है, तब उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसी को जिरह करना कहा जाता है। और जो प्रति परीक्षा होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि प्रति परीक्षा का उद्देश्य है। तो जो प्रति परीक्षा का उद्देश्य होता है वह साक्षी की विश्वसनीयता को परखना। ये साक्षी जो कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए आया है, यह विश्वसनीय है कि नहीं है, इसका परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही किया जाता है। अब जब मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है तो मुख्य परीक्षा समाप्त होने के पश्चात जो पक्षकार साक्षी को बुलाया है फिर अपने साक्षी की परीक्षा करता है, तो उसी को री एग्जामिनेशन कहा जाता है। और री एग्जामिनेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान यदि साक्षी की बातों में कोई असंगतता पाई गई है तो पुनः परीक्षा के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। तो जो पक्षकार साक्षी को बुलाया है, क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात अपने साक्षी की फिर से एक बार उसकी परीक्षा करता है और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी असंगतता हुई है वह उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। तो यह पुनः परीक्षा का उद्देश्य होता है। तो इसमें तीनों टर्म को आपको जानना आवश्यक है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको आपको जानना आवश्यक है। अब देखें सेक्शन 137 के बाद जो सेक्शन 138 है, ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 138 में एक तो परीक्षा के क्रम को बताया गया है कि परीक्षा का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा होती है, इसके बाद तब प्रति परीक्षा होती है और इसके पश्चात तब पुनः परीक्षा होती है। तो परीक्षा का क्रम क्या है? पहले मुख्य परीक्षा, तब प्रति परीक्षा, इसके बाद तब पुनः परीक्षा होती है। अब धारा 138 का जो पैराग्राफ 2 है वह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब धारा 138 की उपधारा 2 यह स्पष्ट कर देती है क्या चीज कि मुख्य परीक्षा में और प्रति परीक्षा में सुसंगत बातों से ही संबंधित प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। तो चाहे एग्जामिनेशन इन चीफ है, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन है, दोनों परीक्षाओं में रेलेवेंट क्वेश्चन को ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन धारा 138 का पैरा 2 यह भी स्पष्ट कर देता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन को उतने तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है जितना साक्षी से मुख्य परीक्षा में प्रश्न को पूछा गया है। तो मुख्य परीक्षा में साक्षी से जितना प्रश्न पूछा गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे हट करके अलग भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। और देखें यही धारा 138 का जो पैरा 2 है, यह क्रॉस एग्जामिनेशन के स्कोप को वाइड बना देता है।
धारा 138 का पैरा 2 जो जिरह होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसके क्षेत्र को व्यापक बना देती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान साक्षी से ऐसे प्रश्न को भी पूछा जा सकता है जो साक्षी से मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा गया है। देखें, इसके पीछे कारण ये है कि आपको बताए कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो जिरह होती है, वह साक्षी की विश्वसनीयता का परखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। यही कारण है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के स्कोप को काफी वाइड बनाया गया है। सेक्शन 139 पर प्रीलिम्स का बहुत सवाल पूछा जाता है। धारा 139 में बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी आपको याद रखनी चाहिए। सेक्शन 139 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है और न्यायालय उस व्यक्ति को सम्मन जारी करता है कि आप उस दस्तावेज को कोर्ट में पेश करिए, तो यदि वह व्यक्ति उस दस्तावेज को कोर्ट में पेश कर देता है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसको साक्षी नहीं समझ लिया जाएगा और उसका तब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा जब तक उसको साक्षी के तौर पर उसको कोर्ट में न बुलाया गया हो। तो यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है और न्यायालय उस व्यक्ति को सम्मन जारी करता है कि आप उस दस्तावेज को कोर्ट में पेश करिए और वह व्यक्ति उस दस्तावेज को कोर्ट में पेश कर देता है, तो इतने मात्र से उसको साक्षी नहीं मान लिया जाएगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है जब तक उसको साक्षी के तौर पर उसको कोर्ट में न बुलाया गया हो। जो सेक्शन 139 में आप पढ़ते हैं, यही चीज सीआरपीसी के सेक्शन 91 में भी बताया गया है। धारा 91 के अंतर्गत भी जांच विचारण के दौरान यदि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है और वह उस दस्तावेज को पेश करने के लिए उसको समन जारी करता है और वह उस दस्तावेज को पेश कर देता है, तो केवल दस्तावेज को पेश करने मात्र से उसको साक्षी नहीं मान लिया जाएगा और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको साक्षी के तौर पर उसको कोर्ट में न बुलाया गया हो। अब देखें, धारा 140 पर भी प्रीलिम्स पूछा गया है और धारा 140 क्रॉस एग्जामिनेशन के स्कोप को और बढ़ा देती है। धारा 140 प्रावधान करती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान साक्षी के सील की भी परीक्षा की जा सकती है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे ये भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब पढ़ेंगे आगे सेक्शन 141, सेक्शन 142 और सेक्शन 143। ये तीनों सेक्शन लीडिंग क्वेश्चन से संबंधित हैं। तो प्रायः पूछा जाता है, सेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि लीडिंग क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है और इस पर दूसरा सवाल बनता है कि सूचक प्रश्न को कब उसको पूछा जा सकता है। तो देखें, लीडिंग क्वेश्चन किसे कहा जाएगा। धारा 141 प्रावधान करती है कि ऐसा कोई भी प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या आशा करता है, तो उसी को सूचक प्रश्न कहा जाएगा।
तो लीडिंग क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी प्रश्न जो उस उत्तर का सुझाव देता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या आशा करता है, तो उसी को लीडिंग क्वेश्चन कहा जाएगा। तो सूचक प्रश्न के अंतर्गत वास्तव में साक्षी के मुख में प्रश्न को भी रख दिया जाता है और प्रश्न के उत्तर का भी सुझाव दे दिया जाता है। केवल साक्षी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसका यस या नो में उसका उत्तर दे। तो इसी को लीडिंग क्वेश्चन कहा जाएगा। जैसे यदि किसी साक्षी से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप गोरखपुर के निवासी हैं, तो अब यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके उत्तर का भी उसको सुझाव दे दिया जा रहा है। अब उसको केवल एस नो में इसका उत्तर देना है। तो ऐसे प्रश्न को लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। अब देखें, प्रायः प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि सूचक प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो सूचक प्रश्न को कब पूछा जा सकता है, इसको सेक्शन 143 में स्पष्ट कर दिया गया है। सेक्शन 143 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, अर्थात जो सूचक प्रश्न होता है वह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जा सकता है। तो प्रायः प्रश्न पूछता है कि सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में, प्रति परीक्षा में, पुनः परीक्षा में, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है कि धारा 143 स्पष्ट कर देती है कि जो सूचक प्रश्न है वह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ही उसको पूछा जा सकता है। सेक्शन 142 जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 142 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जो मुख्य परीक्षा होती है और पुनः परीक्षा होती है उसमें भी सूचक प्रश्न को पूछा जा सकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न केवल तभी पूछा जा सकता है जब विरोधी पक्षकार कोई ऑब्जेक्शन एराइज नहीं करता है। यदि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न को पूछते समय यदि विरोधी पक्षकार के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन एराइज कर दिया जाता है तो फिर कोर्ट की परमिशन से ही मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न को पूछा जा सकता है। लेकिन सूचक प्रश्न पूछने के संबंध में कोर्ट को भी गाइडलाइंस दिया गया है कि कोर्ट मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछने का इजाजत केवल तभी कोर्ट दे सकती है कि जब वह प्रश्न पूरी तरीके से निर्विवाद हो और पहले से साबित हो, तभी मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछने के संबंध में कुछ वहां पर कंडीशन लगी हुई है, लेकिन सेक्शन 143 स्पष्ट कर देता है कि सूचक प्रश्न को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसको पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर यही है कि सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जा सकता है। अब देखें, धारा 143 के बाद धारा 144 कोई इम्पॉर्टेंट सेक्शन खास नहीं है। अब इसके बाद सेक्शन 145 है, और जब भी सेक्शन 145 को आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 157 को भी ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 रिबट खंडन से संबंधित है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 कोर्पोरेशन संपुष्टि से संबंधित है। और खंडन एवं संपुष्टि का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आप सीआरपीसी में
जब सेक्शन 154 एफआईआर आप पढ़ते हैं कि एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या होता है, तो एफआईआर इज नॉट ए सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। एफआईआर कोई सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। एफआईआर के आधार पर किसी अभियुक्त व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो उसका साक्षिक मूल्य क्या होता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत खंडन करने के लिए एवं धारा 157 के अंतर्गत संपुष्टि करने के लिए उसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे कोई सूचना दाता है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराता है और वही व्यक्ति आगे चल कर के साक्षी बनता है, और जब साक्षी बन करके ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होता है और वह कोई ऐसा कथन करता है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट से भिन्न है, तो दूसरी तरफ अभियुक्त के वकील को अधिकार मिल जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत उसकी बातों का खंडन कर सकता है कि आपने एफआईआर में कुछ और लिखाया है और ट्रायल कोर्ट के समक्ष आप विपरीत कथन कर रहे हैं। तो ये खंडन का मतलब होता है। कोर्बोरेशन का मतलब होता है कि जैसे जो व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराया है और जब वह साक्षी बन करके ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होता है, तो ट्रायल कोर्ट को दर्शा सकता है कि जो मैंने बात एफआईआर में लिखाया है वही बात मैं ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी कर रहा हूं। तो इसी को कहा जाएगा कि वह धारा 157 के अंतर्गत अपनी बातों को कोर्बोरेट कर सकता है, वो संपुष्टि कर सकता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 खंडन से संबंधित है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 ये संपुष्टि से संबंधित है। अब देखिए धारा 145 के बाद धारा 146 भी इम्पॉर्टेंट है, और धारा 146 में ये बताया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कौन कौन से किस तरीके के प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो धारा 146 में कुल 3 उपखंड दिया गया है। धारा 146 की उपधारा 1 स्पष्ट करती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो साक्षी की सत्यवादिता को परखने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान साक्षी से ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वह कौन है और उसके जीवन में उसका क्या परिस्थिति है, उसका क्या स्टेटस है, ऐसे प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। और सेक्शन 146 सप्लाई 3 इम्पॉर्टेंट है, और सेक्शन 146 सप्लाई 3 का 3 क्रॉस एग्जामिनेशन के स्कोप को काफी बढ़ा देता है। धारा 146 की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान साक्षी की विश्वसनीयता को परखने के लिए उसके सील को आघात पहुंचा करके उसके कैरेक्टर को इंजर्ड करके भी कोई प्रश्न को पूछा जा सकता है, चाहे प्रश्न का उत्तर देने से वह स्वयं अपराध में ही क्यों न फंस जाए, ऐसे प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। और सेक्शन 146 या 46 के बाद जो सेक्शन 147 है वो ये स्पष्ट कर देता है
कि यदि साक्षी की विश्वसनीयता को परखने के लिए यदि उसके कैरेक्टर को इंजर्ट करके कोई सवाल पूछा गया है तो ऐसे सवाल का उत्तर देने के लिए उसको कंपेल भी किया जा सकता है, उसको विवश भी किया जा सकता है। अब सेक्शन 146 के बाद 46 आपने देख लिया और सेक्शन 147 भी आपको बता दिए। अब आगे देखेंगे इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाद सेक्शन 149 और सेक्शन 150, ये दोनों सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब सेक्शन 149 के अंतर्गत एक तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन की सीमा को बताया गया है कि प्रति परीक्षा के दौरान कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। आपने देखा कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। कारण आपको बताए कि यह साक्षी की विश्वसनीयता को परखने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। यही कारण है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के क्षेत्र को काफी व्यापक बना दिया गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वह असीमित नहीं हो सकती है, प्रति परीक्षा अनियंत्रित नहीं हो सकती है। यदि प्रति परीक्षा को अनियंत्रित बना दिया जाएगा तो उससे साक्षी हतोत्साहित हो सकता है और साक्षी साक्ष्य देने से वह पलायन कर सकता है, वह भाग सकता है, इससे न्याय की हानि होगी। यही कारण है कि प्रति परीक्षा के दौरान कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कैसे कैसे प्रश्न को नहीं भी पूछा जाना चाहिए। अब उसी संदर्भ में ये सेक्शन 149 है। अब सेक्शन 149 ये स्पष्ट कर देती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्षेत्र भले व्यापक है, लेकिन साक्षी से जो भी प्रश्न को पूछा जाएगा वह बिना युक्त आधार के नहीं होना चाहिए। साक्षी से जो भी प्रश्न को पूछा जाएगा उसको सुआधारित होना चाहिए, बिना युक्त आधार के कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। अब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सेक्शन 149 में इलस्ट्रेशन दिया गया है और उस इलस्ट्रेशन को कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्षेत्र भले व्यापक है, लेकिन साक्षी से बिना युक्त आधार के प्रश्न को नहीं पूछना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए उसको सुआधारित होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है और यह साक्षी के रूप में यह कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित होता है और दूसरी तरफ अभियुक्त का यहाँ पर वकील है, और जो अभियुक्त का वकील है, इस अभियुक्त के वकील को 3 व्यक्तियों से सूचना प्राप्त होती है कि ये साक्षी जो कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए आया है यह पहले डकैती के अपराध में शामिल रहा है। तो देखें अब यहाँ पर जो अभियुक्त का वकील है, साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय इनकी विश्वसनीयता को परखने के लिए यह प्रश्न पूछ सकता है कि आप बताइए डकैती के अपराध में कभी आप शामिल रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो यदि इस प्रश्न को पूछा जाता है तो यह रीजनेबल प्रश्न है, यह सुआधारित है, क्योंकि वकील को कई व्यक्तियों से सूचना प्राप्त हुई है कि ये व्यक्ति पहले डकैती के अपराध में शामिल रहा है। तो यह सुआधारित प्रश्न हुआ। लेकिन उसी के नीचे देखें जो दृष्टांत दिया गया है
उसमें कहा गया है कि जैसे ये एक गवाह है और कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित होता है और अभियुक्त का वकील बिना किसी आधार के अटकल पक्षु उससे प्रश्न करता है कि क्या आप बताइए डकैती के अपराध में सम्मिलित रहे हैं, तो ये जो प्रश्न है ये बिना युक्त आधार के प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी उसको नहीं पूछा जाना चाहिए। सेक्शन 150 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब सेक्शन 150 के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे अभियुक्त का वकील है और किसी साक्षी से बिना युक्त आधार के कोई प्रश्न पूछता है तो साक्षी उससे पीड़ित होगा और ऐसे वकील के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। ऐसा वकील जो बिना युक्त आधार के किसी प्रश्न को पूछता है तो ऐसे वकील के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो क्या कार्यवाही की जा सकती है, धारा 150 कहती है एक तो ऐसे वकील के विरुद्ध हाईकोर्ट में कंप्लेंट किया जा सकता है और दूसरा बार काउंसिल में भी ऐसे वकील के विरुद्ध कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है। तो सेक्शन 150 इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि यदि बिना युक्त आधार के कोई वकील प्रश्न पूछता है तो ऐसे वकील के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो हाई कोर्ट में या बार काउंसिल में ऐसे वकील के विरुद्ध कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 151 में बता दिया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्षेत्र भले व्यापक है लेकिन जिरह करते समय किसी साक्षी से अशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्नों को उसको नहीं पूछा जाना चाहिए। तो अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न को भी साक्षी से नहीं पूछा जाना चाहिए। धारा 152 के अंतर्गत भी स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई साक्षी है तो उसको अपमानित करने वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, उसको क्षुब्ध करने वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न को नहीं पूछा जाना चाहिए जो अनावश्यक रूप से उसको पीड़ा पहुंचाने वाला है। ऐसे प्रश्नों को क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी उसको नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से आपने देखा कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कैसे कैसे प्रश्न को पूछा जा सकता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर कुछ सीमाएं भी लगा दी गई हैं कि प्रति परीक्षा के दौरान कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो सेक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 153। सेक्शन 153 में आप देखेंगे कि 4 उसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है और उन 4 दृष्टांतों में से कोई न कोई दृष्टांत प्रायः प्रीलिम्स में पूछा जाता रहा है। अब सेक्शन 153 थोड़ा सा समझ लें कि धारा 153 क्या कहती है। धारा 153 ये प्रावधान करती है कि जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता को परखने के लिए उसके सील को आघात पहुंचा करके कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है और यदि साक्षी उस प्रश्न का उत्तर दे देता है तो वहीं पर मामला समाप्त हो जाएगा। अब साक्षी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसका खंडन करने के लिए यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो वह साक्ष्य क्या होगा, वह साक्ष्य अग्राह्य होगा। समझें, आपको बताए कि क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप काफी वाइड होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान साक्षी के कैरेक्टर को इंजर्ट करके भी सवाल को पूछा जा सकता है, लेकिन सेक्शन 153 प्रावधान करती है कि जहां साक्षी के सील को आघात पहुंचा करके
कोई प्रश्न पूछा जाता है और साक्षी उस प्रश्न का उत्तर दे देता है, तो जैसे ही साक्षी उस प्रश्न का उत्तर देता है वहीं पर मामला समाप्त हो जाएगा। अब उसकी बातों का खंडन करने के लिए यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो वह साक्ष्य अग्राह्य होगा। जैसे देखें दृष्टांत बी को। दृष्टांत बी ये कहता है कि जैसे ए एक गवाह है और मान लीजिए कि ए मास्टर है और यह मास्टर कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित होता है। दूसरी तरफ इधर अभियुक्त का इधर वकील है और जो अभियुक्त का वकील है, ये मास्टर साहब जो साक्षी बन करके आए हैं, इनकी विश्वसनीयता को परखने के लिए अभियुक्त का वकील मास्टर साहब साक्षी से प्रश्न करता है कि आप गवाही बाद में दीजिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जिस पद पर कार्यरत हैं उस पर बेईमानीपूर्ण कार्य करने के लिए आपको कितनी बार हटाया गया है, कितनी बार आपको पदच्युत किया गया है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान साक्षी की विश्वसनीयता को परखने के लिए ऐसे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। लेकिन यदि साक्षी इस प्रश्न का उत्तर दे देता है कि उसको बेईमानीपूर्ण कार्य करने के लिए उसको पद से कभी भी नहीं हटाया गया है, तो यहीं पर मामला समाप्त हो जाएगा। अब यदि अभियुक्त का वकील इसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो दृष्टांत क्या कहता है कि ऐसा साक्ष्य अग्राह्य होगा। ये सेक्शन 153 है। तो ए और बी जो दृष्टांत दिए गए हैं, ये दोनों दृष्टांत ये मुख्य सेक्शन पर हैं, लेकिन सेक्शन 153 में 2 एक्सेप्शन भी दिया गया है। और सेक्शन 153 का जो एक्सेप्शन 1 है, यह एक्सेप्शन 1 कहता है कि जहां किसी साक्षी से उसकी पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है और वह उससे इनकार कर देता है, तो वहां पर पूर्व दोष सिद्धि को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और पूर्व दोष सिद्धि साक्ष्य के रूप में क्या होगा, वो पूरी तरीके से ग्राह्य होगा। तो यदि किसी साक्षी से पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है या आप बताइए कि फला अपराध के लिए आपका पहले कन्विक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और यहाँ पर साक्षी कहता है कि मेरा पहले कभी भी कन्विक्शन नहीं हुआ है और वास्तव में साक्षी का कन्विक्शन हुआ है, तो ये साक्ष्य को पूर्व दोष सिद्धि को, प्रीवियस कन्विक्शन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और उस वहाँ पर क्या होगा, उस साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। इसी प्रकार से जो स्पष्टीकरण 2 है, जो एक्सेप्शन 2 है, धारा 153 का जो एक्सेप्शन 2 है, ये कहता है कि साक्षी की निष्पक्षता से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है और वह उससे इनकार करता है, तो उसकी बातों का खंडन करने के लिए साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है और उस साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। तो अब साक्षी की निष्पक्षता से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है और वह उससे डिनाई करता है, तो उसकी बातों का खंडन करने के लिए साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है और वो साक्ष्य क्या होगा, वो वहां पर ग्राह्य हो जाएगा। जैसे सेक्शन 153 के अंतर्गत सी और डी दृष्टांत दिया गया है और सी और जो डी दोनों दृष्टांत है वह एक्सेप्शन 2 पर आधारित है। जैसे सी दृष्टांत को देखें कि सेक्शन 153 का सी दृष्टांत क्या कहता है। सी दृष्टांत कहता है कि जैसे ए है और यह कोर्ट में ये कहता है कि मैंने फला व्यक्ति को अपराध करते हुए इसको लाहौर में इसको देखा था।
तो अब यदि गवाह है और कोर्ट में गवाही देता है कि फला व्यक्ति को या बी को मैंने लाहौर में अपराध करते हुए देखा, अब जो बी का जो वकील है अभियुक्त का, अब साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए इससे प्रश्न करता है कि आप ये बताइए कि क्या आप उस दिन कलकत्ता में नहीं थे, और साक्षी कहता है कि मैं कलकत्ता में नहीं था। तो यदि साक्षी कलकत्ता में था तो उसकी बातों का खंडन करने के लिए यहाँ साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है और ये साक्ष्य साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। इसलिए ग्राह्य नहीं होगा कि साक्षी की बातों का खंडन हो रहा है, बल्कि इसलिए यह ग्राह्य होगा क्योंकि साक्षी की निष्पक्षता पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 153 का दृष्टांत डी देखें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दृष्टांत डी क्या कहता है कि जैसे अब ए एक गवाह है और यह कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित होता है, और दूसरी तरफ जो अभियुक्त का वकील है, यह अभियुक्त का वकील गवाह से पूछता है कि आप जिस अभियुक्त के विरुद्ध गवाही देने के लिए आए हैं, आप ये बताइए कि आप और अभियुक्त के परिवार में कुल बैर तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है। और साक्षी कहता है कि अभियुक्त और मेरे परिवार के बीच में सद्भावपूर्ण संबंध हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और कोई हम लोगों की दुश्मनी नहीं है। लेकिन अब यदि अभियुक्त एवं साक्षी के परिवार के बीच में यदि लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है तो इसका साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी बातों का खंडन किया जा सकता है, और ये जो साक्ष्य है ये साक्ष्य के रूप में क्या होगा, यहाँ पर ग्राह्य हो जाएगा। इसलिए ग्राह्य हो जाएगा कि साक्षी की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाला ये प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर दे करके उसकी बातों का खंडन किया जा सकता है। अब इसके बाद धारा 153 के बाद अब सेक्शन 154 है। ध्यान रखना है कि सेक्शन 154 होस्टाइल विटनेस से संबंधित है। जो धारा 154 है यह पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना है कि धारा 154 होस्टाइल विटनेस को डिफाइन नहीं करती है, न तो धारा 154 में होस्टाइल शब्द का प्रयोग किया गया है। धारा 154 में क्या प्रावधान किया गया है कि जो पक्षकार साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुलाता है वही पक्षकार न्यायालय की अनुमति से इस तरीके का प्रश्न कर सकेगा जैसे विरोधी पक्षकार का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन में करता है। तो वास्तव में जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वह विरोधी पक्षकार के वकील के द्वारा किया जाता है, लेकिन धारा 154 के अंतर्गत यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पक्षकार साक्षी को बुलाता है, कोर्ट परमिशन दे देती है, तो कोर्ट के परमिशन से अपने ही साक्षी की उसी प्रकार से परीक्षा कर सकता है जैसे विरोधी पक्षकार का वकील करता है। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है कि कोई पक्षकार अपने ही साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है कि जो पक्षकार साक्षी को अपने समर्थन में साक्ष्य देने के लिए बुलाया है और वह साक्षी उस पक्षकार के प्रति निष्ठाहीन हो जाता है या भय या लालच बस वह क्या करता है कि जिस पक्षकार की तरफ से साक्ष्य देने के लिए आया है वह उसके विपरीत साक्ष्य देना शुरू कर देता है
और महत्वपूर्ण पॉइंट, न्यायालय को ये लगता है कि ये साक्षी कोर्ट में सही बात को बताने का इच्छुक नहीं है, तब ऐसे साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में यदि अब जो पक्षकार साक्षी को बुलाया है, यदि कोर्ट उस पक्षकार को अनुमति दे देती है, तो वही पक्षकार अपने साक्षी से उसी प्रकार उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है जैसे विरोधी पक्षकार का वकील करता है। तो ये धारा 154 में इसी को होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि केवल साक्षी पक्षकार के विपरीत साक्ष्य दे देता है, इतने मात्र से उसको होस्टाइल नहीं मान लिया जाएगा। वास्तव में उसको होस्टाइल तब माना जाएगा जब न्यायालय को लगता है कि ये साक्षी कोर्ट में सही बात को बताने के लिए इच्छुक नहीं है, तब कोर्ट के द्वारा उस साक्षी को होस्टाइल घोषित किया जा सकता है और जो पक्षकार उस साक्षी को बुलाया है, कोर्ट उसको अनुमति दे सकती है कि वह अपने साक्षी का उसी प्रकार से परीक्षा कर सकता है जैसे विरोधी पक्षकार का वकील करता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या होस्टाइल विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस है? तो भगवान सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य 1976 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो होस्टाइल विटनेस होता है वह भी कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है। केवल होस्टाइल हो जाने मात्र से वो जो साक्ष्य विचारण के दौरान दिया है वो साक्ष्य नष्ट नहीं हो जाता है, बल्कि वह साक्ष्य बना रहता है। तो पूछा जाए कि होस्टाइल विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस है कि नहीं है, तो इसका उत्तर है कि जो होस्टाइल विटनेस है ये भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है। दूसरी चीज, एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि यदि कोई साक्षी जिस पक्षकार की तरफ से साक्ष्य देने के लिए आया है और उसके विपरीत वह साक्ष्य देने लगता है, तो इतने मात्र से वह पक्षकार अपने साक्षी का एज ए राइट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1986 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि धारा 154 न्यायालय के विवेक के अधीन है। जब तक कोर्ट पक्षकार को परमिशन नहीं दे देती है तब तक पक्षकार अपने साक्षी का वह क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। अब इसके बाद धारा 154 के बाद जो धारा 155 है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन को भी पूछा जा सकता है कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप कैसे लगाया जा सकता है। कोई साक्षी विश्वसनीय है कि नहीं है, उसकी विश्वसनीयता पर इम्पीचमेंट कैसे किया जा सकता है। तो धारा 155 में कुल 3 उपखंड दिया गया है। इसमें जो तीसरा उपखंड है यह पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। धारा 155 की उपधारा 1 में बताया गया है कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप कैसे लगाया जा सकता है। तो जो विरोधी पक्षकार का वकील होता है अपनी तरफ से वह कोई साक्षी कोर्ट में पेश कर देता है और उस साक्षी के माध्यम से यह साबित करता है कि जो पहला साक्षी कोर्ट में साक्ष्य दिया है वह क्या है, कि वह विश्वास के पात्र साक्षी नहीं है। तो एक तो कोई साक्षी कोर्ट में पेश किया जा सकता है और उस साक्षी के माध्यम से जो पहला साक्षी साक्ष्य दिया है उसको ये दर्शाया जा सकता है कि पहला साक्षी विश्वास के पात्र व्यक्ति नहीं है।
दूसरा, साक्षी की विश्वसनीयता पर कैसे अधिक्षेप लगाया जा सकता है। कोर्ट को ये दर्शाया जा सकता है कि ये जो साक्षी है यह रिश्वत ले करके कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए आया है, या रिश्वत देने की इसको प्रस्थापना की गई है और रिश्वत के प्रस्थापना को इसने स्वीकार कर लिया है। इस तरीके से साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप को लगाया जा सकता है। और साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप लगाने का जो तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है कि साक्षी कोई भी वर्तमान में जो साक्ष्य दे रहा है, यदि वह साक्षी उससे पहले कोई असंगत उसने कथन किया है तो असंगत कथन को दिखा करके यह दर्शाया जा सकता है कि वह साक्षी विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं है। जैसे देखें सेक्शन 155 में दृष्टांत सी दिया गया है। दृष्टांत क्या कहता है? दृष्टांत कहता है जैसे मान लीजिए ए है और ए के ऊपर ये आरोप है कि ए ने बी नामक व्यक्ति की हत्या कारित किया है। अब एक से एक गवाह है और यह कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित होता है और कोर्ट में ये कहता है कि जिस समय बी नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई उस समय मैं वहीं पर उपस्थित था और बी ने हमको बताया कि ए ने हमको चोट पहुंचाया है और इसके बाद बी की मृत्यु हो गई थी। अब एक से यह गवाह कोर्ट में ऐसा साक्ष्य देता है, तो अब कोर्ट में गवाह जो वर्तमान में साक्ष्य दे रहा है, इससे पहले इसने कोई असंगत कथन किया है तो उसको कोर्ट में दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये दर्शाया जा सकता है कि ठीक गवाही देने से पहले एक्स ने अपने एक रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से यह कहा था कि जिस समय बी की मृत्यु कारित हुई उस समय मैं वहां पर उपस्थित नहीं था। तो अब साक्षी जो कोर्ट में यहाँ पर साक्ष्य दे रहा है उससे पहले इसने असंगत कथन अपने रिश्तेदार से, मित्र से किया है कि मैं उस स्थान पर नहीं था। तो इस असंगत कथन को कोर्ट के सामने दर्शाया जा सकता है और इससे ये साबित किया जा सकता है कि ये साक्षी झूठ बोल रहा है, यह साक्षी विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं है। तो ये सेक्शन 155 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब इसके बाद देखें, अब 157 आपको बता दिए। अब इसमें ध्यान रखना है सेक्शन को कि स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है। तो जो सेक्शन 159 है यह मेमोरी फ्रेश करने से संबंधित है। स्मृति ताजा करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी साक्षी है और वह परीक्षा के अधीन है, उसकी परीक्षा चल रही है और वह साक्षी पहले कोई कथन किया है और उसके कथन को लेखबद्ध कर लिया गया है। तो साक्षी जब कोर्ट में उपस्थित होता है तो जो पहले उसका कथन लेखबद्ध किया गया है वह उसको चाहे तो देख सकता है, देख करके अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है और कोर्ट में प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इसी को मेमोरी फ्रेश करना कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अब कोई डॉक्टर है, किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयार करता है। वही डॉक्टर अब प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस बन करके जब कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित होता है तो दूसरी तरफ जो अभियुक्त का वकील है यदि उससे प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि मृतक के पेट में कुल कितनी गोली लगी थी, तो अब डॉक्टर के लिए यह बताना बहुत कठिन होगा। कारण ये है कि डॉक्टर प्रायः पोस्टमार्टम करता रहता है, वह 6 महीने साल भर बाद कोर्ट में गवाह बन करके उपस्थित हुआ है, तो उसके लिए यह बात याद रहना बड़ा कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में
धारा 159 अधिकार देती है कि यदि कोर्ट परमिशन दे देती है तो साक्षी अर्थात जो डॉक्टर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसने तैयार किया है, वह उसको देख सकता है, अपने मेमोरी को फ्रेश कर सकता है और मेमोरी को फ्रेश करके वह उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि मृतक को कुल कितनी चोट लगी थी। तो इसी को स्मृति ताज़ा करना कहा जाता है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि धारा 159 के अंतर्गत यदि साक्षी स्मृति को ताज़ा कर लेता है तो जितना दस्तावेज के भाग को देख करके स्मृति को ताज़ा किया है, जो धारा 161 है, अब यह अभियुक्त को भी अधिकार दे देती है और अभियुक्त को अधिकार दे देती है कि जो अभियुक्त का वकील है, साक्षी ने दस्तावेज के जितने भाग को देखा है, अभियुक्त का वकील भी उतने भाग को देख सकता है और न केवल देख सकता है, यदि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो वह उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। अब इसके बाद धारा 161 के बाद एक दृष्टांत धारा 164 में दिया गया है और इस दृष्टांत को प्रायः पूछा जाता है। तो धारा 164 के इलस्ट्रेशन को ध्यान में रखना है। जैसे धारा 164 का दृष्टांत ये कहता है कि ए एक करार के आधार पर बी के विरुद्ध वाद ले आता है। ए एक एग्रीमेंट के आधार पर और यह बी के विरुद्ध वाद ले आता है। अब यहाँ पर देखें कि जो करार है वह दस्तावेज में लिखा हुआ है और नियम क्या है कि जब कोई तथ्य दस्तावेज में लिख दिया गया है तो कोर्ट में उसको साबित करने के लिए उस मूल दस्तावेज को ही कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये एग्रीमेंट से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वह बी के पोजीशन में है। तो अब ए क्या करता है, बी को सूचना देता है कि आपके कब्जे में जो दस्तावेज है उस दस्तावेज को आप कोर्ट में उसको पेश करिए। और बी क्या करता है, उस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है। तब ऐसी परिस्थिति में अब ए के पास क्या उपचार है? ए के पास उपचार है या प्राइमरी एविडेंस है तो विरोधी पक्षकार के कब्जे में है। तो धारा 65 अब ए को अधिकार देती है कि इसके पास उस एग्रीमेंट का यदि जिराक्स कापी है, फोटो स्टेट कापी है, तो यह सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में पेश कर सकता है और सेकेंडरी एविडेंस साक्ष्य के रूप में ग्राह्य भी हो जाएगा। अब जब ए सेकेंडरी एविडेंस को पेश कर देता है तब उसका खंडन करने के लिए अब बी मूल दस्तावेज को अब कोर्ट में पेश करना चाहता है। तो देखें दृष्टांत क्या कहता है कि बी अब उसका खंडन करने के लिए मूल दस्तावेज को पेश नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, धारा 164 सेक्शन में देखें तो नीचे वाली लाइन देखें, लिखा है कि उस पक्षकार की अनुमति से या कोर्ट के परमिशन से वह चाहे तो उसको प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात बी मूल दस्तावेज को पेश करना चाहता है तो ए की इजाज़त से इसको पेश कर सकता है या कोर्ट के परमिशन से पेश कर सकता है, अन्यथा उसको पेश नहीं कर सकता है। लेकिन दृष्टांत कहता है कि बी अब उस मूल दस्तावेज को पेश ही नहीं कर सकता है। ध्यान रखेंगे कि सेक्शन की बात सही मानी जाएगी। सेक्शन और इलस्ट्रेशन में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेक्शन की बात है वह इलस्ट्रेशन के ऊपर प्रिवेल करेगी और सेक्शन कहता है कि उस पक्षकार की अनुमति से या कोर्ट के परमिशन से मूल दस्तावेज को पेश किया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है।
अब देखें धारा 165 है, इसमें ध्यान रखना है कि धारा 165 में कुल 3 पैराग्राफ दिए गए हैं और धारा 165 का जो पैरा 1 है ये कोर्ट को बहुत वाइड पावर देता है। कोर्ट को क्या वाइड पावर देता है कि कोर्ट मामले की सत्यता को जानने के लिए कार्यवाही के किसी भी स्टेज पर किसी भी पक्षकार से किसी भी साक्षी से लिखा है कि रेलेवेंट इररेलेवेंट कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है तो उस दस्तावेज को पेश करने के लिए भी आदेश दे सकता है। तो धारा 165 के पैरा 1 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि कोर्ट को मामले की सत्यता को जानने के लिए कितना व्यापक अधिकार दिया गया है कि वह कार्यवाही के किसी भी स्टेज पर किसी भी पक्षकार से किसी भी साक्षी से सुसंगत विसंगत रेलेवेंट इररेलेवेंट किसी तरीके का कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और कोई भी दस्तावेज उनके कब्जे में है उसको पेश करने के लिए आदेश दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना है धारा 165 का पैरा 2 पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और धारा 165 का पैरा 2 क्या कहता है। धारा 165 के पैरा 2 के अंतर्गत बताया गया है कि जो निर्णय अभिलिखित किया जाएगा वह सुसंगत बातों से ही संबंधित होना चाहिए। ऊपर पहले पैराग्राफ के अंतर्गत आपने क्या देखा कि धारा 165 की जो उपधारा 1 है उसमें रेलेवेंट इररेलेवेंट कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उपखंड 2 स्पष्ट कर देता है कि जो निर्णय को लिखा जाएगा वह निर्णय सुसंगत बातों से ही संबंधित होना चाहिए। और धारा 165 की उपधारा 3 अब क्या करती है कि धारा 165 के पैरा 1 के अंतर्गत कोर्ट को जितना व्यापक अधिकार दिया गया है उस अधिकार पर पैरा 3 सीमा लगा देता है। पैरा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो पहला कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 से लेकर के धारा 131 के अंतर्गत प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से संबंधित कोई प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता है। और दूसरा उसमें बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 148 एवं सेक्शन 149 के अंतर्गत असंगत एवं बिना युक्त आधार के भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। तो सेक्शन 165 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन प्रायः फिल्म्स में पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अंतिम धारा क्या है। तो अंतिम धारा सेक्शन 167 है और सेक्शन 167 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 167 की हेडिंग याद रहना चाहिए। सेक्शन 167 का मार्जिनल नोट्स है साक्ष्य का अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण नवीन विचारण का आधार नहीं होगा। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण नवीन विचारण का आधार नहीं होगा, अर्थात मजिस्ट्रेट को जो साक्ष्य ग्रहण करना चाहिए मजिस्ट्रेट उस साक्ष्य को छोड़ देता है। मजिस्ट्रेट को जो साक्ष्य छोड़ देना चाहिए उस साक्ष्य को ग्रहण कर लेता है। तो साक्ष्य का अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण नवीन विचारण का आधार नहीं हो सकता है। कारण क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है और प्रोसीजरल लॉ में प्रक्रिया को एडाप्ट करने में मजिस्ट्रेट से न्यायालय से किसी भी प्रकार की कोई भी गलती त्रुटि अनियमितता होती है तो वस्तुतः वहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि पार्टी के साथ जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्यूड के साथ जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि जस्टिस हो गया है तो ऐसी सब इरेगुलरिटी को, ऐसी गलती त्रुटि को उसको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए।
तो सेक्शन 167 मार्जिनल नोट्स याद रखेंगे। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण नवीन विचारण का आधार नहीं होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।